ओके, सिलेबस चेक कर रहा था मैं आप लोगों का सीबीएसई वाला, तो एक ही टॉपिक बचता है फिर आपका, डायोड एज अ रेक्टिफायर। मतलब डायोड की एप्लीकेशंस बहुत होती हैं, कल हम डिस्कस कर रहे थे, एलईडी, फोटो डायोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अभी हम बिल्कुल सिलेबस पे ही स्टिक कर कर चल रहे हैं। तो एक ही टॉपिक बचता है बेटा आपका, डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो डालो जी आज की हेडिंग। आज की हेडिंग आ गई आपकी रेक्टिफायर। आप सिर्फ रेक्टिफायर भी डाल सकते हो या आप लिख सकते हो डायोड एज अ रेक्टिफायर। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और समझ लो लास्ट टॉपिक ऑफ द सीबीएसई सिलेबस। कहां से शुरुआत की हमने? 20 मई से, 20 मार्च से, है ना, 20 मार्च से स्टार्ट कर कर करते 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 धीरे 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 एंड की ओर पहुंच ही गए। तो ये लास्ट टॉपिक है बेटा, होपफुली आज ही इसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। और ये जो क्वेश्चन है, मतलब पक्का क्वेश्चन है इस चैप्टर का। खुश हो रहे हैं बच्चे कि वो सिलेबस खत्म हो गया। आज भी 20 है, क्या बात है। आप तो खत्म करना ही पड़ेगा आज, चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, आज सिलेबस हम खत्म करके भेजेंगे। तो 20 ऑफ मार्च से स्टार्ट किया और 20 ऑफ अक्टूबर पे जाकर खत्म करने हैं। कितने महीने लगे हुए कुल मिलाकर, गिनना जरा? 8 मंथ बन गए, गिन लो अच्छी तरह से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ देखा, गिनने का फायदा हो गया ना। 7 मंथ, ठीक है। 7 महीने लगती हैं, वैसे भी 7 ही लगते होते, लेकिन अब क्या किया हुआ यार सीबीएसई वालों ने ना, सिलेबस काफी रिड्यूस किया हुआ। जैसे ट्रांजिस्टर करोगे इसका, तो 15 दिन किस पे लग जाते हैं? ट्रांजिस्टर पे लग जाते हैं। उसके अलावा भी बीच बीच में से भी कई चीजें छोड़ रखी है। मान के चलो कि 25-30 दिन का सिलेबस जो है ना, वो पहले के मुकाबले कम किया होगा। तो बीच में हमारी छुट्टियां भी हुई हैं, तो भी जाके टाइम पे खत्म हो गया। उसका कारण ये था कि सिलेबस क्या कर रखा है सीबीएसई ने, कम कर रखा है। अदरवाइज ये 2-4 दिन ऊपर ही जाता होता है अक्टूबर के, उससे पहले नहीं खत्म होता, सिलेबस ही कम हुआ हुआ है। चलो कोई बात नहीं। तो आज की हेडिंग क्या आ गई बेटा आपकी? डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ही आ जाएगा, डायरेक्ट ही स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं बेटा, ये रेक्टिफायर चीज क्या है, लिखना है जरा। कुछ लिखना भी पड़ेगा, कुछ सुनना भी पड़ेगा। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which is used to convert AC into DC. Rectifier is a device which is used to convert AC into DC, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो एक ऐसा डिवाइस है भाई जो एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। अब पॉइंट ये है बेटा, आपको जरूरत क्या पड़ रही है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? तो भाई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चल रही हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारे घरों में करंट आ रहा है, कौन सा करंट आ रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। मतलब हाउस होल्ड सर्किट्स, ऑफिसेज, इन सब में कौन सा करंट आता है? हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। इस रूम में जो फैंस हैं, ये जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, या यही जो हमने सॉकेट लगा रखा है इसका, अपने पैनल का, ये जो एसी है, ये सारे के सारे किस पे चल रहे हैं? जो घर पे सप्लाई आ रही है उस पे चल रहे हैं ना। तो घर पे जो सप्लाई आ रही है, आपने एसी वाला पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, वो किस नेचर का है? ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, जो कंटिन्यूसली वेरी करता रहेगा, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है? रिवर्स भी करता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं बेटा जिसको डीसी करंट चाहिए, विच रन्स ऑन डायरेक्ट करंट। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर ये रिमोट है, रिमोट के अंदर क्या डलते हैं बेटा? सेल डलते हैं ना। अब सेल कौन सा करंट प्रोवाइड करते हैं आपको? डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं। तो रिमोट का अंदर का जो पूरा का पूरा सर्किट है, ये किस पे बेस्ड है? ये डीसी से चल रहा है। उसके अलावा आपके जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में क्या डलती है? बैटरी डलती है कि नहीं? अब वो बैटरी आपको कौन सा करंट प्रोवाइड करती है? डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है। ओके, उसके अलावा जो आपके लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप भी किस पे चल रहा है? डीसी पे चल रहा है। और भी बहुत सी चीजें वो किस पे चलती हैं? डायरेक्ट करंट पे चलती हैं। अब पॉइंट ये है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कमर्शियली अगर उसको प्रोड्यूस करें, कमर्शियल लेवल पर, वो बहुत भारी मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है और अल्टीमेटली वो हमें इकोनॉमिकल बैठता है। वो कैसा बैठता है? इकोनॉमिकल बैठता है। मोबाइल है, मोबाइल में बैटरी डलती है, ठीक है जी। अब अगर आप, मतलब आज की डेट में हम जितना मोबाइल यूज करते हैं, वो एक बार सुबह चार्ज करो तो दोपहर तक खतरा हो जाता है कि बस अब बैटरी इसकी क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है ना। दोपहर तक खतरा हो जाता है। अगर किसी ने बाहर अंदर जाना हो तो अपना पावर बैंक लेकर जाता है, क्योंकि शाम तक तो चांसेस यही है कि इसकी बैटरी ने खत्म हो ही जाना है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? अब हम रोज इसको क्या करते हैं?
चार्ज करते हैं, कई बार दिन में 2-2 3-3 बार क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। मान लो चार्ज करने वाला सिस्टम होता नहीं और हमें बैटरी डेली डेली क्या करनी पड़ती, रिप्लेस करनी पड़ती, तो जल्दी बताओ मोबाइल को यूज करना एक बहुत ही महंगा सौदा हो जाता कि नहीं हो जाता। अब इसकी बैटरी जो है, मोबाइल की जो बैटरी है, ये काफी महंगी पड़ती है। अगर ओरिजिनल डलवाओगे किसी भी नॉर्मल से मोबाइल की तो 2-2.5 हजार से कम की नहीं पड़ने वाली। अगर डुप्लीकेट वाली भी डलवाओगे वो भी 1000-1500 से कम की नहीं पड़ती। अगर मान लो डेली बैटरी चेंज करनी पड़े तो मोबाइल फोन यूज करना महंगा सौदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब रिमोट है, रिमोट के जो सेल हैं इसका सर्किट ऐसा है कि कोई ज्यादा पावर कंजम्पशन नहीं है। एक बार सेल डाले, 10-10 रुपए के 20 रुपए के सेल डाल दिए उसमें, वो चल जाते हैं 6-6 महीने चल जाए। 6 महीने बाद अगर चेंज भी करने पड़ जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग ले आते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है मेरा, अब इसमें अगर नॉर्मल वाला सेल डालूंगा मैं तो वो 1 घंटे में इसमें 2 सेल क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। जो रिसीवर है इसका 1 घंटे में ये 2 सेल जो है वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो मैंने डेली डेली अगर सेल इसमें बदलता रहूंगा, एक तो परेशानी, ऊपर से महंगा सौदा पड़ जाएगा। तो इसमें कौन से सेल डाल रखे हैं मैंने, रिचार्जेबल सेल डाल रखे हैं। इसका एक चार्जर रख रखा है और वो इसको क्या करता रहता है, चार्ज करता रहता है। मोबाइल्स के भी क्या होते हैं, चार्जर होते हैं, वो उसको क्या करते रहते हैं, चार्ज करते रहते हैं। अब आपने नोट किया होगा बेटा, भले ही मोबाइल फोन में जो बैटरी है वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रही है, डायरेक्ट करंट ही चाहिए, लेकिन उसकी बैटरी को जब आप चार्ज करते हो तो चार्ज कहां से कर रहे हो, आपकी जो मेन सप्लाई है वहीं पे चार्जर लगाते हो कि नहीं लगाते हो, जल्दी बोलो, पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। अब जब मोबाइल फोन का चार्जर हम वहां पे लगाते हैं तो उसमें तो एसी आ रहे हैं, तो आपके डीसी वाली बैटरी को कैसे चार्ज कर देता है, क्योंकि बीच में एक क्या लगा हुआ है, डिवाइस लगा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। मैं ये बता रहा था कि डायरेक्ट करंट से यूज होने वाली ऐसी चीजें जहां पर काफी पावर कंजम्पशन हो रही है, अगर हम उसको सीधे डायरेक्ट से ही रिचार्ज करें या हमें रिप्लेस करना पड़े तो वो काफी कॉस्टली हो सकता है। अब उस कॉस्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक कंपोनेंट ले लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कई बार इस डीसी का हम डायरेक्ट ही क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, और कई बार इस डीसी से फिर बैटरीज वगैरह, जैसे मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी को चार्ज करने के काम में लाते हैं। तो मेन रीजन क्या है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, कि जो एसी है ना बेटा, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो जाता है। जब हम यूज कर रहे हैं तो ये हमें क्या पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है। अगर घड़ी के सेल, रिमोट के सेल की बात हो तो हम ठीक है, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम 6 महीने में सेल बदल लेते हैं। लेकिन जहां पे डेली डेली सेल की जरूरत पड़े, डेली बैटरीज की जरूरत पड़े, वहां पर फिर अगर डायरेक्ट डीसी यूज करोगे महंगा सौदा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर कर यूज करते रहते हैं। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। ये हमारा मान लो मोबाइल का क्या है, चार्जर है। अब मोबाइल के जो चार्जर है ना बेटा, ये आगे से ऐसे मोटे से ही होते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल सॉकेट है, मान लो किसी का, मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको मैंने लगाना है, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन लगानी है, गीजर लगाना है, तो उसमें सिर्फ क्या है, पिंस है। वो डायरेक्ट एसी यूज कर एसी लेकर एसी का ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन जो मोबाइल फोन्स हैं, इनके जो चार्जर हैं, या जो आपका लैपटॉप का चार्जर है, तो लैपटॉप के चार्जर का एक सॉकेट तो लग जाता है सॉकेट में, दूसरा बीच में तार आ रही होती है, बीच में एक डिब्बी सी नहीं होती, वो डिब्बी सी भी क्या है बेटा, वो भी वो डिवाइस है जिसने एसी को डीसी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये 2 पिंस हैं, इसको मैं सॉकेट में लगा दूंगा। ये मोटा सा इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक पूरा का पूरा क्या है, रेक्टिफायर का सर्किट लगा हुआ है। अब वो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। अब जब इसकी आउटपुट आ रही है, आउटपुट इसमें आउटपुट कौन सी आ रही है, ये डीसी ही आ रही है। और ये मोबाइल तक कौन सा करंट पहुंच रहा है, डायरेक्ट करंट ही पहुंच रहा है। यहां पे एसी है, अंदर क्या लगा हुआ है, एक रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है। रेक्टिफायर एसी को किस में कन्वर्ट, यही इसने कर दिया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो डीसी से इस मोबाइल फोन की बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। ठीक है जी। तो जहां पर भी आपको कुछ इस टाइप की बैटरीज को चार्ज वार्ज करना होता है, वहां पे क्या लगते हैं भाई, रेक्टिफायर्स ही लगते हैं। एक अडेप्टर होना होगा, अडेप्टर भी इतना बड़ा सा इसलिए होता है यार, बेसिकली वो क्या है, रेक्टिफायर का सर्किट है। लैपटॉप की जो चार्जर है बीच में वो डिब्बी सी जो लगी है, वो भी क्या है, बेसिकली रेक्टिफायर का क्या है, सर्किट है। तो मैंने अभी तक क्या बोला आपको, व्हाट इज ए रेक्टिफायर, क्या है रेक्टिफायर, जल्दी बताएं।
रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी, राइट। दूसरा हमने वैसी बात की, वाई इट इज नीडेड टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। उसका रीजन बताया, इकोनॉमिक रीजन, कि अगर हम एकदम काफी सारी कंजम्पशन कर रहे हैं पावर की, डायरेक्ट वाली पावर की, और बहुत ज्यादा बार रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एसी को ही डीसी में कन्वर्ट कर कर उसको क्या करते रहते हैं, चार्ज करते रहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो ये इसका रीजन है। बाकी एक आधा मैंने एग्जांपल भी आपको दे ही दिया। अब चलते हैं काम की बात पर। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लोगे रेक्टिफायर की। क्या लिख लिया आपने? डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। क्यों करना है वो हमने बता दिया। दो तरह के करेंगे हम, एक हाफ वेव, एक फुल वेव। मेन फुल वेव ही है, पहले हाफ वेव भी कराएंगे फिर फुल वेव करा देंगे। सबसे पहले लिख लो वैसे, रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट a diode conducts in forward bias. It is based on the principle that a diode conducts in forward bias and does not conduct in reverse bias. A diode conducts in forward bias and does not conduct in reverse bias. किस प्रिंसिपल पे आधारित है जी? कि डायोड फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्ट कर देता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हम शुरू करते हैं। सर्किट डायग्राम वर्किंग बस इतना ही कराना है। दो है, पहले हाफ वेव कराएंगे फिर वोल वेव कराएंगे, दोनों हो जाएंगे। अभी पहले पॉइंट सुनो, ये वाला करंट आपने मेरे को बताना है किस टाइप का करंट है। एसी, अल्टरनेटिंग इन नेचर, दिख रहा है, पता है। कंटिन्यूसली वेरिंग एंड रिवर्सिंग इस डायरेक्शन रेगुलर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ये करंट कैसे है? जोर से बोल दो। डायरेक्ट है। ठीक है, क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि ये वेरिएशंस भी नहीं कर रहा, और सबसे खास बात पॉजिटिव वाली साइड पे ही है, बस नेगेटिव नहीं जाता। ये पॉजिटिव भी जाता है, नेगेटिव जाता है। ओके, अगर मैं बनाता हूं कुछ ऐसा करंट, ये करंट कैसा है? एसी की कैटेगरी में जाएगा कि डीसी की कैटेगरी में? डीसी। वेरिएशंस तो हो रही हैं, थोड़ी बहुत ही फ्लक्चुएशंस है, बट रिवर्स नहीं हो रहा, पॉजिटिव वाली साइड पे है। जल्दी बोलो, समझ गए? मतलब परफेक्ट डीसी नहीं है, इट्स नॉट परफेक्ट डीसी। अगर ऐसे भी बन जाए तो बाय नेचर बेटा ये भी क्या है? डीसी ही है, परफेक्ट नहीं है। इसको परफेक्ट बनाया जा सकता, समझ गए कि नहीं? तो जब हम रेक्टिफायर का यूज करेंगे, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा एकदम पहली बार में, परफेक्ट डीसी में नहीं कन्वर्ट कर देगा। उसमें वेरिएशंस होंगी, उन वेरिएशंस को कैसे रिमूव किया जाता है उसके लिए आगे के क्या होते हैं, सर्किट्स होते हैं। रेक्टिफायर जो बेसिक सर्किट है वो बस उसका रिवर्सिंग वाला नेचर तो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ये चीज बाद में बतानी पड़ेगी, बाद में आप कंफ्यूज हो गए कि यार सर ये परफेक्ट डीसी तो बना नहीं है। तो हमने पहले डिस्कस कर दिया कि अगर वेरिएशन मतलब रिवर्स वाला पंगा खत्म हो गया, कि वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है और नेगेटिव का नेगेटिव, भले ही थोड़े बहुत उसमें वेरिएशंस हो रही हैं, तो भी हम उसको बाय नेचर किस कैटेगरी में डाल देते हैं? डीसी की कैटेगरी में डाल देते हैं। उसको परफेक्ट बनाने के फिर और भी तरीके होते हैं। समझ गए कहानी को? ओके, पहले आप हेडिंग डालोगे बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले आप हेडिंग डालोगे हाफ वेव रेक्टिफायर। मैं आज जो भी करा रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और मैं करा भी बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही रहा हूं। टू द पॉइंट बात करेंगे, अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहली हेडिंग क्या की बेटा आपकी? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, फर्स्ट हेडिंग इज हाफ वेव रेक्टिफायर। यूज फुल वेव ही होता है, लेकिन पहले हाफ वेव बता देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना जी। सबसे पहले हमने इसका क्या लिख देना है अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है एग्जाम में? प्रिंसिपल, वो मैंने अभी अभी लिखवा दिया। रेक्टिफायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट a diode conduct in forward bias and does not conduct in reverse bias, conduct in forward bias and does not conduct in reverse bias. Okay,
दूसरे नंबर पर हम इसका बनाएंगे बेटा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में ये डायोड है जी अपना, पता ही है आपको, एक पी है इसका और एक एन है। ओके, यहां पर पहले बना लें दो। ओके, करो कंप्लीट। इसमें ज्यादा टर्न्स शो की गई हैं, इसमें कम टर्न्स शो की गई हैं। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। किसका सिंबल है? ट्रांसफार्मर। बेसिकली ये जो चीज है, ये गोला मत बनाना, ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों लगाया बता देते हैं, पहले सर्किट डायग्राम बना लो आप लोग। ओके, स्टेप डाउन है तो इसकी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। याद आ गया होगा, इतना तो याद आ गया होगा। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को क्या करता है? डाउन करता है। तो इसमें यहां पे टर्न्स ज्यादा शो करनी है बेटा, अगले वाले में टर्न्स कम शो करनी है। एक इसमें क्या लग गया जी? डायोड लग। ओके, ये वो डिवाइस है जिसके अक्रॉस आप आउटपुट लोगे, इसको लोड रजिस्टर कहते हैं। आरएल मतलब लोड रजिस्टर। तो ये जो पार्ट है, ये वाला, इसको कहते हैं बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, डायोड है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आउटपुट डिवाइस। ओके जी, बनाओ जी जल्दी। ओके, सर्किट डायग्राम बन गया, जल्दी जवाब दो। सर्किट डायग्राम बन गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल ही है। ट्रांसफार्मर बनाया, डायोड बनाया, लोड रजिस्टर बना दिया, डन। ओके जी, सबसे पहले क्या लिखा आपने? प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है जल्दी बता दें। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डायोड कंडक्ट्स इन, डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट ही नहीं करता। ओके, अगली बात सर्किट डायग्राम। अब बेटा बोर्ड पे ध्यान दें, ये जो पार्ट है दिस वन, ये चीज क्या है जल्दी बताओ। इट इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, आगे एक डायोड लगाया, आगे की बात बाद में बताते हैं। पहले तो ये समझो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लगाया। मैं बोल के नहीं लिखवाऊंगा, मैं समझाऊंगा, अपने हिसाब से चीजों को पिकअप कर लेना, ठीक है? डिक्टेट करके नहीं लिखवाऊंगा। भैया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नाम ही उसका स्टेप डाउन है, तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए लगा रखा है। भाई हमारे घरों में आती है 220 वोल्ट, जल्दी बताओ सही कितनी आती है? 220 वोल्ट। और ये जो डायोड वायोड होते हैं, ये सीधा यार 220 वोल्ट को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। 220 वोल्ट बहुत ज्यादा है, हमने बोलते हैं छोटे मोटे वोल्टेज वाले डिवाइस हैं, बहुत कम वोल्टेजेस वाले डिवाइसेस होते हैं। तो 220 डायरेक्ट डायोड को दोगे और बोलोगे कि भाई रेक्टिफाई कर दे, तो रेक्टिफाई बाद में करेगा, पहले खुद ही रेक्टिफाई हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फूक जाएगा, जिसको कहते हैं फूक गया। सीधा 220 वोल्ट उसको लगा दोगे, वो तो वैसे ही फूक जाएगा। तो पहले 220 वोल्ट को क्या करना पड़ता है? स्टेप डाउन करना पड़ता है। बोलो क्लियर है कि नहीं?
जितने आम तौर पर जितने भी सर्किट हम यूज करते हैं ना घरों में कॉमन, उनके जो रेक्टिफायर्स हैं, उनके जो स्टेप डाउन ट्रांसफर नॉर्मली वो 220 से 9 वोल्ट पे ले आते हैं, 9 या 12 वोल्ट वाले होते हैं, मतलब 12 वोल्ट पे ले आएंगे सीधा। तो इसका काम क्या है? सबसे पहले वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। स्टेप डाउन करेगा लेकिन रहेगा वो एसी ही। तो ये 220 वोल्ट क्या है? एसी इनपुट। ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, ये इसकी कौन सी कॉइल होगी बेटा? सेकेंडरी कॉइल होगी। तो सेकेंडरी पे 12 वोल्ट आ गई मान लो, या 9 वोल्ट भी आ जाती है कई बार। जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? ओके, इनपुट इज 220 वोल्ट एसी, आउटपुट इज 12 वोल्ट एसी। अब इसको जब एसी मिलेगी, अब ये 12 वोल्ट एसी को या 9 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कहानी कि नहीं? ओके, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगाना जरूरी है। बिना ट्रांसफार्मर के आपका रेक्टिफायर सर्किट नहीं बनता भैया। अगर किसी के घर में पुराना चार्जर पड़ा हो, उसको तोड़ के देख लें, उसको तोड़ के देखो कि पहले छोटा सा क्या निकलेगा उसमें से, इतने साइज का ट्रांसफार्मर निकलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो अपनी क्लासेस होती है ना बेटा, इस वक्त जो क्लासेस चल रही हैं वो टोटली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वाली होती हैं, तो उसमें हम इधर उधर की ज्यादा बात करके डाइवर्ट नहीं करते। अदरवाइज अपने पास सब कुछ पड़ा, ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, डायोड पड़ा हुआ है, वो सारी चीजें दिखाने दो। वो जब फ्री होंगे, फ्री वाली जो क्लासेस होती हैं, जब टाइम ज्यादा होगा तब वो सब दिखाया भी जाएगा, दिखाया जा सकता है। लेकिन जो मेन आपका लेक्चर चल रहा है उसमें फिर वो चीजें लाकर वो पूरा का पूरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अभी हमारा फोकस किस पे है कि जब एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो उसको अटेम्प्ट कैसे कर देना, राइट है? तो एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट बाद में देखा जा सकता है। फिलहाल जल्दी बताओ, फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि नहीं? ट्रांसफार्मर क्यों लगाया है? टू स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, क्योंकि डायरेक्ट उतनी दे नहीं सकते। ओके, अगली कहानी सिंपल है भाई, वर्किंग। मैंने बोला मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, आपको अपने हिसाब से ही जो बात बताई थी अभी वो पिक कर लेनी चाहिए। आगे वर्किंग भी मैं डिक्टेट करके लिखवाऊंगा नहीं बेटा, लिखवा नहीं पाएंगे, मैं समझा दूंगा। आप जाके बुक में से भी पढ़ लेना या अपना रिवाइज करके अपने घर पे जाके पॉइंट्स बना लेना, यहां पे नहीं बनेंगे, राइट? अगली सिंपल सी बात ये देखो, क्योंकि ये ना म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। म्यूचुअल इंडक्शन ऑपोजिट नेचर का करंट डेवलप करती है लेंस लॉ के हिसाब से। तो अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव शो किया हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव और क्या शो करेंगे? नेगेटिव शो। इधर नेगेटिव है तो इधर क्या करेंगे? पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या करेंगे? नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है? एसी। इसका साइकिल चेंज होता रहेगा। मान लो पहले कौन सा साइकिल चल रहा है? नेगेटिव साइकिल। तो यहां कौन सा साइकिल डेवलप हो गया? पॉजिटिव साइकिल। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये साइकिल चेंज हो जाएगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा, और यहां नेगेटिव हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? यानी हाफ साइकिल तक यहां पे पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, और आफ्टर हाफ साइकिल इज कंप्लीटेड यहां पे ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? और ये चलता रहेगा, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव। बोलो, पॉइंट समझ गए कि नहीं? एसी है भाई, ये पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहने वाला, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में इक्वलिटी मारता रहेगा। बोलो, क्लियर है कि नहीं? आगे मैंने लगा रखा है डायोड। तो कहानी ये है, अगर आप वर्किंग लिखते हो तो सबसे पहले पॉइंट बना लोगे। तो पहला पॉइंट आपका ये बनता है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। पहला पॉइंट ये बनता है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहला पॉइंट ये बनता है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बायस। देखो जल्दी, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो इधर पॉजिटिव है, डायोड का पी किससे जुड़ गया? पॉजिटिव से। डायोड का एन किससे जुड़ गया? नेगेटिव से। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड हेंस कंडक्ट्स। पहला पॉइंट क्या निकला? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड बिकम फॉरवर्ड बायस एंड हेंस कंडक्ट्स। क्योंकि बेटा वो कंडक्ट करेगा, तो यू विल गेट आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भैया इसने कंडक्ट करना था, तो देयर विल बी आउटपुट, आउटपुट आएगी। बोलो, क्लियर? लेकिन कुछ देर बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाना है कि नहीं आ जाना? तो आपका दूसरा पॉइंट बनता है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। मैं शायद लिखवा भी पा रहा हूं, है ना? जो मैं बोल रहा हूं मैं थोड़ा स्लो रखा हुआ है, तो आप उसको अपने हिसाब से लिख लो। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो यहां नेगेटिव हो चुका होगा मेरे भाई, ये उल्टे हो गए, तो डायोड को क्या मिला? नेगेटिव हाफ साइकिल। तो दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। देखो जी,
यहां माइनस है, पी किससे जुड़ गया माइनस से, और एन किससे जुड़ गया प्लस से। जल्दी बताओ डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया कि रिवर्स बायस हो गया? रिवर्स बायस हो गया। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड बिकम्स रिवर्स बायस। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड बिकम रिवर्स बायस, hence does not conduct. Diode becomes reverse bias, hence does not conduct. समझ गए हो? तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा, देयरफॉर नो आउटपुट। डज नॉट कंडक्ट, देयरफॉर नो आउटपुट। मेरे ख्याल से कहानी क्लियर हो गई। अब कुछ देर बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, डायोड कंडक्ट करेगा, आउटपुट आ जाएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं आनी है, अगले हाफ साइकिल में फिर से आउटपुट आ जाएगी, और ऐसा ही बेटा चलता रहेगा। दैट मीन्स ये जो आउटपुट आ रही है ये हमारी रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या बन गई, आउटपुट बन गई। अब ये प्रिंसिपल था कि भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल को आने देगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को रोकता चला जाएगा। बाय डेफिनेशन आपका करंट रिवर्स नहीं कर रहा, वो पॉजिटिव है जीरो है, पॉजिटिव है जीरो है, पॉजिटिव है जीरो है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? बाय डेफिनेशन रिवर्सिंग नहीं हो रही, तो बाय डेफिनेशन ये डीसी नेचर का मान लिया जाता है। परफेक्ट डीसी नहीं है, मैंने पहले बता दिया था। इसको परफेक्ट बनाने के और तरीके हैं, ये तो वैसे भी यूज ही नहीं होना। हाफ वेव रेक्टिफायर का तो आधा करंट तो खर आ ही नहीं रहा, ये तो यूज भी नहीं होना। इसकी लिमिटेशन अभी लिखवा देते हैं, और किस पे चलेंगे, सीधा फुल वेव रेक्टिफायर पे चले जाएंगे। वैसे बता दें, चीजें क्लियर हुई कुछ कि नहीं? बोला करो हाँ ना में जवाब दिया करो, चीजें क्लियर हुई? तो सीधी सी बात यार, डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। ये आउटपुट है, डेफिनेशन के हिसाब से किस नेचर की मान ली जाएगी, डीसी नेचर की मान ली जाएगी। ये जो आउटपुट है किस नेचर की मान ली जाएगी बेटा, डीसी नेचर की मान ली जाएगी। तो दिस इज द डीसी आउटपुट। ओके, ये इनपुट इसी था, ये आउटपुट क्या हो जाएगा, डीसी। आप नोट डाल के लिख लो, एज द आउटपुट करंट does not reverse its direction, as the output current does not reverse its direction. Basically it is of DC nature. Basically it is of DC nature. आउटपुट करंट कह लो, आउटपुट वोल्टेज कह लो, ये डीसी है। अब नीचे नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना, the output obtained from a half wave rectifier, is direct in nature, ब्रैकेट में डीसी लिख लेना, is direct in nature, ब्रैकेट में डीसी, but this DC output cannot be used because number one, the current obtained is intermittent. The current obtained is intermittent. इंटरमीडिएट मतलब रुक रुक के आने वाला करंट। कैसा करंट? रुक रुक के आने वाला करंट। देखो हम देखेंगे ना तो हमें इंटरमीडिएट करंट महसूस भी नहीं होगा, मतलब थोड़ी बहुत ही इससे चल जाएगा डिवाइस आपका, इंटरमीडिएट है। क्योंकि ना करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। देखो कितनी फ्रीक्वेंसी का करंट होता है, 50 हर्ट्ज का होता है। जल्दी बताओ, समझ रहे हो कि नहीं?
जो एसी आ रहा है हमारे घर में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर लेता है 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो टाइम पीरियड कितना हुआ इसका, समझ भी रही हो बातों को, जो एसी आ रहा है हमारे घर में उसका टाइम पीरियड कितना होता है फिर 1/50 सेकेंड होता है कि नहीं, वो बोला करो हाँ ना। यहां से लेके यहां तक एक साइकिल कंप्लीट है, यानी बेटा यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा 1/50 सेकेंड। बोर्ड पे देखो फिर से, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा 1/50 सेकेंड। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगना चाहिए 1/100 सेकेंड लगेगा कि नहीं, 1/50 का भी आधा कर दो, किसी को समझ में लगा ये वाला पॉइंट। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम था 1/50, यहां से लेके यहां तक कितना 1/100, 1/100 का मतलब 0.01 सेकेंड। जल्दी बोलो, समझ रहे हो बात को कि नहीं। तो ये जो करंट का ब्रेक लग रहा है यहां से यहां तक, ये कितनी देर के लिए लग रहा है 0.01 सेकेंड के लिए लग रहा है। बोलो समझ रहे हो पॉइंट को कि नहीं। तो करंट आया, ब्रेक कितनी देर का है 0.01, 0.01 बहुत कम होता है, उतनी देर में फिर आ जाएगा, उतनी देर में फिर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है, लेकिन फिर भी यूज करने लायक नहीं है, इसको यूज नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट करंट है, ऊपर से निकल रहा है सब कुछ, ठीक ठाक समझा रहे हैं हम। सबसे पहले क्या लिखा प्रिंसिपल, उसके बाद क्या बन गया सर्किट डायग्राम, उसके बाद क्या होगी थोड़ी सी वर्किंग, फॉरवर्ड बायस में ये हुआ, रिवर्स बायस में ये हुआ। वर्किंग के बाद क्या आ गया, आपके दो डायग्राम बनेंगे पक्का, इनपुट और आउटपुट का। और आउटपुट में जो हमें कमियां दिख रही हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपकी टिप्स पे आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर के नहीं। सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर उसके बाद सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में ट्रांसफार्मर है, एक डिवाइड है, डायोड है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद वर्किंग, वर्किंग के दो स्टेप हैं, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा, फॉरवर्ड में आउटपुट आएगी, रिवर्स में आउटपुट नहीं आएगी, बन गया सारा। उसके बाद ये दो ग्राफ्स हैं, उसके बाद उसकी जो लिमिटेशन है डिस्कस करवा रहा हूं, तो अपने आप ही हो जाएगा ये तो। ओके, लिख लिया। ये कैसा करंट देता है, इंटरमीडिएट करंट देता है। दूसरी बात बेटा, इट हैज अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर, इट हैज अ लॉट ऑफ रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर तो देखो फुल वे में भी आएगा, लॉट ऑफ रिपल फैक्टर। रिपल्स पता है क्या होती हैं, जब पानी में पत्थर फेंको तो जो वेव्स नहीं बनती, उनको भी क्या कहते हैं, रिपल्स कहते हैं। तो ये भी सीधा नहीं है ना, इसमें भी क्या है, रिपल्स है, इसको रिपल फैक्टर कह देते हैं। जितना ज्यादा ये इसका ऑल्टरनेटिंग नेचर है इसके अंदर, उतना इसमें रिपल फैक्टर होगा। ये लिमिटेशन है, अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है यूज करने लायक। एक और लिख लो, इट्स एफिशिएंसी इज वेरी लेस। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी भी क्या बहुत कम है, इट्स एफिशिएंसी इज वेरी लेस। लिख लिया। अब इसकी कमियों को देखते हुए, एक तो भाई इसने मतलब तो टाइम पास वाली बात हो गई, एक तो इंटरमीडिएट करंट दे रहा है, ऊपर से रिपल फैक्टर भी है, मतलब एसी नेचर अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है, और हाफ ऑफ द पावर तो वेस्ट ही होगी ना, हाफ ऑफ द पावर तो वेस्ट ही हो रही है, तो एफिशिएंसी बहुत कम है। तो प्रैक्टिकली ये नहीं, इसका बेटर वर्जन यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर यूज होगा। लेकिन एग्जाम में अगर लिख के आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव ही करना पड़ेगा। अगर फुल वेव आया तो फुल वेव ही करना पड़ेगा। अगर सिर्फ रेक्टिफायर वर्ड आ गया तो फुल वेव ही करना है। अगर उसने कुछ नहीं मेंशन किया हाफ वेव या फुल वेव, तो कौन सा करना है, फुल वेव ही करना है। बोलो ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हुए, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, हेडिंग आ गई फुल वेव रेक्टिफायर। नंबर 1, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे। नंबर 1 मतलब आपने नंबर 1 नहीं डालना, मतलब मेरे कहने का मतलब सबसे पहले उसका क्या लिखना है हमने, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वही है, लिख लो जी दोबारा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, it is based on the principle that a diode conducts in forward bias and does not conduct in reverse bias. A diode based on the principle that a diode conducts in forward bias and does not conduct in reverse bias. दूसरे नंबर पे बेटा हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हम
फिर वही बात, पहले बनाएंगे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इनपुट एसी। तो ये स्टेप डाउन क्या हो गया जी, ट्रांसफार्मर। इसमें लगने हैं जी दो डायोड, डायोड 1 एंड डायोड 2। ट्रांसफार्मर इसमें एक खास वाला ट्रांसफार्मर है जिसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये है जी अपना सर्किट डायग्राम। इस डायग्राम की हमें दो बार आमने सामने जरूरत पड़ेगी, तो आप भी दो बार बना, मैंने बना दिया, मैंने दो बार बना दिया, आप भी दो बार बना लो आमने सामने। एक पॉइंट एक्सप्लेन करना होता है, मतलब इसमें हाफ साइकिल और जो पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को शो करना है ना, तो आप आमने सामने इसके क्या बनाओ, दो डायग्राम बना लो, आमने सामने ही बना लो। बना लो, बना लो, शाबाश। बन गए जी। हो गए बेटा दोनों, यार कुछ तो बोला करो, ना ही बोल दिया करो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कोई बात नहीं बेटा, ऊपर नीचे भी बन सकते थे ना, मतलब हमें दो बार चाहिए थे। यार अब मैं क्या क्या बताऊं तुम लोगों को, मतलब दो डायग्राम चाहिए आमने सामने का, मतलब ये थोड़ी ऐसे आमने सामने ही, एक ऊपर एक नीचे बना देते वो भी सही हो जाता। मतलब हमें हाफ साइकिल फुल साइकिल दोनों के लिए शो करना है यहाँ पर, कि भी हाफ साइकिल में ये हुआ, फुल साइकिल सॉरी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये हुआ, दोनों साइकिल्स का डिस्क्राइब करना है बस। हाँ वो कर देंगे, वो कर देंगे। ये लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है, बस आती कभी कभी है हमारे पास।
इधर पॉजिटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और करे कहानी शुरू। करे शुरू, ठीक है, ओके। सर के डायग्राम क्लियर है। ये क्या चीज है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका मेंशन जरूरी है। मेंशन जरूरी मतलब हाईलाइटेड सा होना चाहिए। मतलब आप अगर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो आप ये बात जरूर लिखो कहीं पे, हाईलाइट सा कर कर, अंडरलाइन कर कर, कि भी ये क्यों यूज किया। वो पिछली बार लिखवा ही दिया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप डाउन एसी वोल्टेज फ्रॉम 220 टू 12 वोल्ट, है ना। क्योंकि डायोड 10-12 वोल्ट भी काम करेंगे, ये 220 100 वोल्ट पे नहीं काम करते। तो सबसे पहली बात जो भी मेंशन करना है इसकी वर्किंग में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लगाया ये भी मेंशन करना। ओके, अब ये भी मेंशन करना जरूरी है कि जो ट्रांसफार्मर लगा ना हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर लगा है। स्टेप डाउन तो है ही है, इसको कहते हैं सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। बस अब क्यों सेंटर टैप्ड है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने बस इतना बता जरूर देना है कि जो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कैसा है, सेंटर टैप्ड। कैसा ट्रांसफार्मर है? सेंटर टैप्ड। ध्यान से सुनना। आमतौर पे कोई भी ट्रांसफार्मर हो या कोई भी डिवाइस हो, उसके बेटा दो टर्मिनल किसके लिए छोड़ते हैं हम? इनपुट देने के लिए। ऐसे होगा, इनपुट एक पॉजिटिव पे लगा दिया, एक नेगेटिव पे लगा दिया। आमतौर पे दो टर्मिनल होते हैं इनपुट देने के लिए। और आउटपुट लेने के लिए भी कितने टर्मिनल्स हैं? दो होते हैं। अब दो की बजाय यहां क्या क्या हुआ है, इसके सेंटर से एक और तार खींची हुई है। मतलब आउटपुट में 3 वायर्स आ रही होंगी। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ये कॉइल है ना, सेकेंडरी कॉइल, उसके दो एंड तो हैं ही है, वहां पे तो आउटपुट लेनी है। एक इस कॉइल के सेंटर से भी तार ज्वाइंट कर कर बाहर को निकाल रखी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर है ये? सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। इसके सेंटर मतलब आउटपुट में 3 वायर्स हैं, दो एंड वाली एक सेंटर से आ रही है, दो एंड वाली एक कहां से आ रही है? सेंटर से आ रही है। जल्दी बोलो, ठीक है। अपने हिसाब से चीजें देखते जाने, मैंने मुझे समझाने में टाइम लग जाएगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा वाला? सेंटर टैप। दो डायोड दिख गए, एक ऊपर लगना है एक नीचे लगना है। आउटपुट बीच में लेनी है आरएल पे। आरएल आपका क्या है? वो डिवाइस जिसके अक्रॉस आउटपुट आएगा। ओके, सर्किट डायग्राम समझ में लग गया, बिना देखे बन सकता है, पिछले जैसा ही है। बस इसमें आउटपुट डिवाइस बीच में लगा हुआ है और डायोड कितने हैं? दो हैं। डन हो गया। वर्किंग वही है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या आएगा तो क्या होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा। वर्किंग का पहला पॉइंट मैं सिर्फ बोलूंगा, अगर लिख सकते हो तो लिख लेना, मुझे समझा के आगे बढ़ जाना। आपको खैर बना के घर पे तो रखनी पड़ेंगे कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, कौन सा हाफ साइकिल? पॉजिटिव हाफ साइकिल लिख लो। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 become forward bias and D2 become रिवर्स बायस। ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस और नीचे वाला बेटा क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव से क्या लग गया? पॉजिटिव। यहां पे नेगेटिव से क्या लग गया? पॉजिटिव। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 become forward bias, D2 become reverse bias. Hence D1 conducts, D2 does not. Hence D1 conducts, D2 does not.
कहानी क्लियर? D1 कंडक्ट, D2 डज नॉट। जब D1 कंडक्ट करेगा तो सर्किट में करंट कुछ ऐसा फ्लो होगा, नीचे वाला तो कंडक्ट ही नहीं कर रहा, क्लियर है? तो फॉरवर्ड बायस D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल, D1 become forward bias, D2 become reverse bias, D1 conduct, D2 does not conduct, and current is shown in figure 1. Current through the resistor is shown in figure 1. समझ गए? बोला करो। ठीक है जी, करंट थ्रू द फिगर इज शोन इन, सर्किट इज शोन इन फिगर 1। और बोला करो, थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स भी देते जाओ। ओके, तो करंट आ गया, यानी कि आउटपुट आ गई। बोलो डन हो गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास आउटपुट में आउटपुट आ चुकी है। डन। अगला पॉइंट बोलू, नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। देखो, हुआ तो यही नेगेटिव है, लेकिन हम नेगेटिव वाली सिचुएशन को अलग डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जब पॉजिटिव आ रहा था, ये वो वाला टाइम है जब नेगेटिव हो चुका है। जल्दी बोलो, समझ गए? तो अगला पॉइंट आ गया, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ? ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला क्या हो गया? पॉजिटिव। तो D2 बिकम फॉरवर्ड बायस। D2 का P से P आ गया हुआ है, और उसका P से क्या आ गया हुआ है? N आ गया हुआ है। जवाब दे दो, सही है। D2 बिकम फॉरवर्ड बायस, hence conducts, and D1 becomes reverse bias, hence does not conduct. D2 conducts, D1 does not conduct। ठीक है जी। अब जब बेटा बोर्ड पे देखना, अगर D2 कंडक्ट कर रहा है तो ऐसे कंडक्ट करेगा भाई, इसका करंट तो ऐसे ही चलेगा। वो बोला करो, हाँ ना, ऐसे ही चलेगा। करंट इन द सर्किट इज शोन इन फिगर बी। रिवर्स बायस में, सॉरी, सेकंड हाफ साइकिल में D1 रिवर्स बायस हो गया, D2 फॉरवर्ड बायस हो गया। D1 ने कंडक्ट नहीं किया, D2 ने कर दिया। और कैसे किया? एज शोन इन फिगर। क्लियर है? वो बोला करो, क्लियर है? ये दो बेटा अलग अलग आमने सामने या ऊपर नीचे फिगर इसलिए बनानी पड़ती हैं ताकि हम दिखा सकें, चाहे D1 कंडक्ट करे चाहे D2 कंडक्ट करे, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा हो, जो आउटपुट रेजिस्टर है उसमें करंट सेम डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। फर्स्ट केस में ऊपर से घूम के आया, करंट इधर को जा रहा है। यहां से नीचे से घूम के आ रहा है, करंट इधर को ही जा रहा है। मतलब आउटपुट डिवाइस में से करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? ये सबसे खास पॉइंट है कि जो आपका आउटपुट रजिस्टर है उसमें जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा था तब भी सेम सेंस में करंट था, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है तब भी सेम सेंस में ही करंट है। ये दोनों डायग्राम बनाओगे तभी एक्सप्लेनेशन होती है, वरना सेकंड केस में पहले को मिटा के उसी को मिटा के मैं बना दूं, वो एक्सप्लेनेशन नहीं ना हो पाएगी। आमने सामने आएंगे तभी होगी। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट फॉलो करके कि नहीं? ये लिख लिया तुमने? सेम सेंस में वाली बात लिखवा दी मैंने? नहीं लिखवाई? एज शोन इन फिगर बोला है ना कि D2 कंडक्ट एंड करंट इन द सर्किट इज एज शोन इन फिगर, यही बोला है ना? ओके, तुम्हें समझ में तो लगी सेम सेंस वाली? नोट डाल के लिखो, NOT नोट 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 डाल के लिख लेना। वी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2। एक मिनट रुकना, ये D1 ने कनेक्ट कर दिया था ना बेटा, D2 ने भी कंडक्ट कर दिया है और करंट सेम सेंस का है, तो ऐसे शो होगा। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर से वो आ जाएगा, उसने करंट दे देना है, फिर इसने दे देना है, और ये आउटपुट आपकी कुछ इस टाइप की आ जाएगी। नोट वाली बात मैं लिखवा रहा हूं, पहले डायग्राम कंप्लीट करो। ये D1 ने आउटपुट दी, D2 ने दी, D1 ने दी, D2 ने दी, D1 ने दी, D2 ने दी। ओके, नोट में मैं क्या लिखवा रहा था? वी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर 1 and 2 that the current through the output resistor, the current through the output resistor is, current through the output resistor is in same direction,
in same direction both during positive and negative half cycle. In same direction both during positive and negative half cycle, and therefore we can say that the output current, we can say that the output current is alternating in nature. The output current is alternating नहीं, DC in nature. सॉरी सर, ध्यान बट गया था. आउटपुट इज डायरेक्ट इन नेचर. करेक्ट कर लिया बेटा. देयरफॉर आउटपुट करंट इज डायरेक्ट यानी कि DC इन नेचर. अब तुम लोग ये बताओ, फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है? हो सकता है जी. क्या क्या करना होता है इसमें जल्दी बताओ. सबसे पहले क्या लिखोगे? अभी मैंने लिमिटेशन इसकी भी लिखवानी है. सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दो. प्रिंसिपल वही है दोनों का. उसके बाद क्या बन गया? सर्किट डायग्राम. इसमें दो बना देने. जब भी रूल बना लो अपना कि फुल वेव रेक्टिफायर आएगा तो आपने 2 बार सर्किट बना देना. उसके बाद ये इनपुट आउटपुट शो करनी ही करनी है. ठीक है जी. इनपुट आउटपुट शो करनी है. और आपकी वर्किंग में वही की फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ ऐसा होगा. ओके, आगे लिखना. नोट डाल लो, फिर से नोट डाल लो. इसमें लिखो एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज क्वाइट गुड एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर. एफिशिएंसी वाली समस्या तो होगी खत्म. मतलब जितनी हो सकती है, 100% तो नहीं है. एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज क्वाइट गुड एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर. तो वो तो अब जितनी हो सकती है होगी, इससे ज्यादा तो होनी भी नहीं है. मतलब बढ़िया हो गई एफिशिएंसी. नंबर 2, the current is now continuous and not intermittent. ये भी पॉइंट समझ गए. अब वो इंटरमीडिएट करंट वाली समस्या भी क्या हो गई? खत्म हो गई. कंटिन्यूस है, इंटरमीडिएट नहीं है. नंबर 3 पॉइंट ठीक लिखवाया ना मैंने? ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो गया? नंबर 3, but still the output current is not perfect DC, but still the output current is not perfect DC, comma, it still has a lot of ripple factor, still has a lot of रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर के ब्रैकेट में लिख लेना AC कैरेक्टर. AC जैसे ही कैरेक्टर. AC कैरेक्टर लिख लिया. AC कैरेक्टर विच कैन बी रिमूव by passing this output through special circuits known as filter circuits. ठीक है जी. तो बेटा इस टॉपिक के साथ ही, फिल्टर सर्किट अब सिलेबस में नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं है. ये टॉपिक लास्ट टॉपिक था. इस टॉपिक के साथ ही बेटा आपका एक बार मतलब टॉपिक दर टॉपिक चलें तो सिलेबस आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया. ठीक है, कल आ जाना. कल फिर आगे की प्लानिंग की. ठीक है ना, कल आओगे, आगे कैसे कैसे क्या क्या कराना है कल प्लान बना के कल जल्दी छोड़ देंगे आपको. पूरे 5 मिनट पहले छोड़ देंगे.